हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं एक टूल के बारे में। जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है एलाइजा टेक्निक क्या है, हमने रिया टेक्निक के बारे में पढ़ा, हमने हाइब्रिडोमा टेक्निक के बारे में पढ़ा, इम्यूनो टेक्निक्स के बारे में, जिसमें आप अलग अलग एंटीजन एंटीबॉडी के बारे में पढ़ते हो, उनकी स्टडी करते हो, उनकी प्रेजेंस या एब्सेंस का पता करते हो। हम इसके अलावा आज हम देखने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स को जनरली हम सेपरेट करते हैं। जैसे कि आपको डीएनए आरएनए की स्टडी करनी होती है, जैसे आपको प्रोटीन की स्टडी करनी होती है, आपको कार्बोहाइड्रेट की स्टडी करनी होती है, लिपिड की स्टडी करनी पड़ती है कि कितना अमाउंट है, या फिर आपको बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करने हैं। तो आपके पास में बहुत सारी ऐसी टूल होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोफोरेसिस हो गया, जिसमें आप प्रोटीन को आराम से सेपरेट कर पाओगे, डीएनए को आराम से सेपरेट कर पाओगे। आप बहुत सारी ब्लोटिंग कर सकते हो, जैसे साउथर्न, नॉर्थर्न, वेस्टर्न। आप क्रोमेटोग्राफी से स्टडी कर सकते हो, आप सेंट्रीफ्यूगेशन कर सकते हो, जिससे ये सारे टूल क्या हैं, ये बायोमोलिक्यूल्स को सेपरेट करते हैं। यानी सेल के अंदर कुछ कंटेंट प्रेजेंट है, सेल के अंदर कुछ बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, उनको ये सारे टूल्स हैं वो सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपसे कोई बोले कि आपको सेल को ही सेपरेट करना है, आपको सेल की स्टडी करनी है डायरेक्टली, बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी नहीं करके किसकी स्टडी करनी है, सेल्स की स्टडी करनी है, तो उसके लिए एक ठीक ठाक टूल है फ्लो साइटोमेट्री। फ्लो साइटोमेट्री से आप सेल की स्टडी करते हो। सेल की स्टडी में क्या क्या आप सेल की स्टडी कर सकते हो, जैसे कि मान लो आपको सेल काउंट करनी है। सेल काउंट करने का क्या मतलब हुआ कि कितनी अमाउंट में सेल प्रेजेंट है आपके सैंपल में, या फिर आपको सेल की साइज देखनी है कि सेल बड़ी है, छोटी है, या कितने आकार में सेल प्रेजेंट है, तो सेल की साइज भी आप इस फ्लो साइटोमेट्री से देख सकते हो। इसके अलावा सेल की डेंसिटी पता कर सकते हो। डेंसिटी का मतलब क्या हो गया कि सेल के अंदर जैसे साइटोप्लाज्म है वो कितना भरा हुआ है, खाली ट्रांसपेरेंट पानी है या फिर उसके अंदर कोई कंटेंट भी प्रेजेंट है क्या। जैसे कि ज़्यादा अमाउंट में क्रोमोसोम प्रेजेंट होना, ज़्यादा अमाउंट में सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होना, ज़्यादा अमाउंट में लिपिड का प्रेजेंट होना, इसका मतलब आपकी सेल डेंस है। और कम अमाउंट में चीज़ें प्रेजेंट होना, खाली पानी ही भरा हुआ होना मोस्टली उसमें, इसका मतलब सेल की डेंसिटी कम है। तो ये चीज़ें भी आप हैं वो इसमें आप पता कर सकते हो कि सेल की नंबर कितनी है, सेल बड़ी साइज की है, छोटी साइज की है, और सेल की डेंसिटी कितनी है। ये सारी चीजें आप स्टडी कर सकते हो फ्लो साइटोमेट्री से। तो फ्लो साइटोमेट्री आपको सेल की स्टडी कराता है कि सेल किस प्रकार से आप स्टडी कर पाओगे। देखो, इसकी पहले अपन मैकेनिज्म देख लेते हैं कि फ्लो साइटोमेट्री काम कैसे करती है। तो इसकी जो मैकेनिज्म है बहुत ही सिंपल सी, इसका एक इंस्ट्रूमेंट होता है। मशीन का डायग्राम अपन नहीं बना सकते, बस एक प्रिंसिपल स्टडी कर सकते हैं कि हाँ इस प्रकार से काम करती है। तो देखो क्या है कि यहाँ एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर सीड फ्लूइड भरा हुआ है यहां बाहर की तरफ, और यहां एक सेंट्रल चैनल है, ये यहां से मोटी है जहां से सैंपल अप्लाई किया जा रहा है। यानी हम यहां पर क्या कर रहे हैं, सैंपल को अप्लाई कर रहे हैं। हमारा सैंपल है, इसको अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारी सेल हैं। हम यहां पर सैंपल को अप्लाई कर रहे हैं, और यहां अप्लाई करते करते ये ट्यूब है नैरो होती जा रही है, एकदम सकड़ी होती जा रही है। जिससे क्या होगा, ये जो एक टाइम में एक ही सेल यहां से पास होती है। अगर मान लो ये चौड़ा हो गया तो एक टाइम में बहुत ज़्यादा सेल पास हो जाएंगे, जिससे आप स्टडी नहीं कर पाओगे। तो यहाँ ये क्या काम कर रहा है, एक टाइम में एक ही सेल को यहाँ एंट्री दे रहा है। और ये जो सीड फ्लूइड क्या काम कराता है, सेल्स का मूवमेंट कराता है। एक टाइम में एक ही सेल को यहाँ पर पास होने देता है। सीड फ्लूइड है वो यहाँ पर इसको आराम से मूवमेंट करा रहा है। ये सेल जो है वो यहाँ से मूवमेंट करती हुई नीचे की तरफ आ रही है। यहाँ पर आपने एक लाइट सोर्स ले रखा है, जनरली लेजर लाइट लेते हैं। लाइट सोर्स आपने ले रखा है, लाइट सोर्स डायरेक्टली यहाँ तक पहुँच रहा है, और ये लाइट यहाँ क्रॉस करती हुई यहाँ सामने डिटेक्टर की तरफ लगी होती हैं। यानी यहाँ आपने कितनी लाइट पास की और कितनी लाइट यहाँ पर पहुँच रही है, ये चीज़ें आप यहाँ पर देख पा रहे हो। अब देखो ये कैसे काम करती है। जैसे ये मान लो ये सेल यहाँ पर आई, सेल आते आते यहाँ पर कोई सेल नहीं है, तो ये लाइट क्या हो रही है, डायरेक्ट है वो डिटेक्टर की तरफ जा रही है। लाइट में कोई बैरियर नहीं आ रहा, मतलब हम बोल सकते हैं कि स्कैटर नहीं हो रही, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही, लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो रही। तो ये लाइट सीधी सीधी आ रही है और सीधी आते हुए यहां डिटेक्टर की तरफ पहुंच रही है, डिटेक्टर इसको डिटेक्ट कर रहा है। लेकिन जैसे ही मान लो ये सेल है, ये मूवमेंट करती हुई इन दोनों के बीच में आ गई, इन दोनों के बीच में आ गई।
इसका मतलब क्या हो गया कि लाइट के बीच में कौन आ गई, सेल, और सेल हुई तो इसका मतलब लाइट की क्या हो गई, स्कैटरिंग, और स्कैटरिंग होते ही डिटेक्टर को पता चल गया कि लाइट के सामने क्या आ गई है, सेल आ गई। ये वही बात है, जैसे कि मान लो आप एक टॉर्च जला रहे हो और टॉर्च जला करके सीधा टॉर्च को कहीं सीधा फोकस कर रहे हो, अब इसके बीच में आपने मान लो हाथ दे दिया अपना, इसका मतलब वो फोकस बंद, वही बैरियर हो गया, आपको पता चल जाएगा कि बीच में कोई आया है। तो यहां पर यही सिस्टम होता है कि लाइट की स्कैटरिंग कितनी बार हो रही है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है। जैसे कि मान लो यहाँ सेल्स हैं वो धीरे धीरे आ रही हैं, और लाइट की स्कैटरिंग जो है वो 50 बार हुई है। लाइट की स्कैटरिंग कितनी बार हुई, 50 बार। इसका मतलब मीडियम में कितनी सेल है, 50 सेल प्रेजेंट है, 50 सेल्स प्रेजेंट इन मीडियम। तो यहां आप सेल की आराम से काउंट कर पा रहे हो, किसके बेसिस पर कर पा रहे हो कि लाइट की स्कैटरिंग कितनी बार हुई। जितनी बार लाइट की स्कैटरिंग होगी, ये सेल इस लाइट के बीच में आते ही यहां पर बैरियर आएगी, और बैरियर होते लाइट की स्कैटरिंग होगी, उसको डिटेक्टर है वो डिटेक्ट कर रहा है। तो इसका मतलब होगा कि कितनी बार सेल्स की स्कैटरिंग हो रही है, लाइट की स्कैटरिंग हो रही है, वहां से आपको इन्फॉर्म पता चल रही है। दूसरी बात इसके अंदर है जो इंपॉर्टेंट है कि आपको ये कैसे पता चल रहा है कि सेल की साइज और डेंसिटी कितनी है। तो देखिए, जो लाइट की स्कैटरिंग है वो दो प्रकार से हो सकती है। एक स्कैटरिंग को अपन नाम देते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग, एक स्कैटरिंग अपन नाम देते हैं साइड स्कैटरिंग। तो यहां मैं आपको मान लो एक सेल अलग से बना के दे देता हूं, ये यही इंस्ट्रूमेंट आगे डिटेल में मैं आपको समझा रहा हूं। और इधर से मान लो लाइट आ रही है, इधर से ऐसे लाइट आ रही है। अब ये लाइट है वो इस प्रकार से सीधी चली गई, इस प्रकार से सीधी, और इधर आपको पता ही है डिटेक्टर लगा हुआ है, इधर डिटेक्टर लगा हुआ है। अब जैसे ये लाइट अगर सीधी आ रही है, इसको अपन बोल सकते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग। इसको अपन क्या नाम देते हैं, फॉरवर्ड स्कैटरिंग। फॉरवर्ड स्कैटरिंग का क्या मतलब हो गया कि लाइट जो है वो मुड़ नहीं रही, हो सकता है इसकी इंटेंसिटी कम हो लेकिन लाइट मुड़ नहीं रही है, सीधी की सीधी इसको क्रॉस करती हुई यहां इस प्रकार से भी आ सकती है। दूसरी कंडीशन क्या हो सकता है कि ये जो लाइट है वो इतनी ज्यादा स्कैटरिंग हो कि इसकी डायरेक्शन ही चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लो इधर चली गई स्कैटर होके, या लाइट आई इधर आ गई, इसको अपन नाम देते हैं साइड स्कैटरिंग। इसको अपन क्या नाम देंगे, साइड स्कैटरिंग। साइड स्कैटरिंग नाम दे दिया। तो लाइट जो है वो दो प्रकार से स्कैटर हो रही है, एक तो फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है और एक साइड स्कैटरिंग हो रही है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग का मतलब क्या है कि लाइट है वो एकदम चौड़ाई में साथ में जल रही है। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग, इसका मतलब इसके बीच में गैप बढ़ रहा है। जैसे कि मान लो जैसे जितनी ज्यादा है, इसका मतलब फॉरवर्ड स्कैटरिंग में गैप बढ़ रहा है, और गैप बढ़ रहा है इसका मतलब सेल की साइज बहुत बड़ी है। और अगर जितनी कम फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है, सेल की साइज उतनी छोटी है। तो आपको जो फॉरवर्ड स्कैटरिंग है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेल की साइज क्या है। फॉरवर्ड स्कैटरिंग से आपको क्या पता चली कि सेल की साइज क्या है। जितनी ज्यादा फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है इसका मतलब सेल उतनी बड़ी है साइज में, और जितनी कम फॉरवर्ड स्कैटरिंग हो रही है इसका मतलब साइज उतनी छोटी है। अब ये देखो क्या हुआ होगा, इस सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, बहुत सारा कंटेंट है। ये लाइट इस सेल को क्रॉस ही नहीं कर पाई, इसके अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उसको क्रॉस ही नहीं कर पाई, और क्रॉस नहीं करने की वजह से लाइट वापस मुड़ करके उसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। हो सकता है इधर आए, हो सकता है इधर चली जाए, लेकिन इसको क्रॉस नहीं कर पा रही। अब आप ये खुद सोच के देखिए कि लाइट इसको क्रॉस क्यों नहीं कर पा रही होगी, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है। तो डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब जो साइड स्कैटरिंग है वो क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि सेल की डेंसिटी ज्यादा है। साइड स्कैटरिंग क्या काम देगी, सेल की डेंसिटी ज्यादा होना। फॉरवर्ड स्कैटरिंग साइज के बारे में बताना। तो जितनी ज्यादा साइड स्कैटरिंग है इसका मतलब सेल उतनी ज्यादा डेंस है, जितनी कम साइड स्कैटरिंग है इसका मतलब सेल उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट है, सेल के अंदर कंटेंट कम है। तो जैसे मान लो आपको पता करना हो ना कि प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल, दोनों में से साइड स्कैटरिंग किसमें ज्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है यूकैरियोटिक सेल में साइड स्कैटरिंग ज्यादा होगी, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल में तो न्यूक्लियस होता ही नहीं, तो लाइट जो है वो इसकी क्रॉस करती हुई चली जाएगी इधर तुरंत। और यूकैरियोटिक सेल में सेल ऑर्गेनल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा होता है, इसका मतलब सेल डेंस ज्यादा है, और डेंस होने की वजह से यूकैरियोटिक सेल की साइड स्कैटरिंग ज्यादा है। तो आपको पता चल रहा है कि प्रोकैरियोटिक सेल में डेंसिटी कम है, और हम लॉजिकली हमको पता भी है कि इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं होता, कोई बहुत ज्यादा सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, साइटोप्लाज्म में उतना कोई ज्यादा डेंस नहीं होता,
क्रोमोजोम है वो भी साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं, बाहरी बिखरे हुए रहते हैं। लेकिन अगर यूकेरियोटिक की बात करो तो उसमें बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, बहुत सारा डीएनए या आपका जो जेनेटिक मटेरियल क्रोमोजोम होता है वो काफ़ी अमाउंट में होता है, एक पर्टिकुलर जगह पर होता है जिसको हम न्यूक्लियस नाम देते हैं। इसका मतलब वहाँ पर साइड स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। पता है यूकेरियोटिक सेल की डेंसिटी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे हो कि डेंसिटी कितनी है और सेल की साइज क्या है, कितनी काउंट में सेल है, कितनी नंबर में सेल्स प्रेजेंट हैं। तो यहां आप ये देखा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट हमने देखा कि फ्लो साइटोमेट्री एक्चुअल में काम कैसे करता है। फिर ये नीचे क्या करता है, सेल को सेपरेट आप करते चले जाते हो। तो आपने क्या कर दिया कि सेल को यहां पर एक इंस्ट्रूमेंट लगाया जिसमें सेल चार्ज कर दिया आपने, जैसे कि पीएच के अंदर कुछ चेंज हो सकता है या कोई और तरीके से आपने सेल को क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया, एक इलेक्ट्रोड इधर लगा दिया। इधर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज वाली सेल्स को यहाँ इकट्ठी करेगा। इधर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज वाली सेल्स को यहाँ पर इकट्ठा करेगा। तो इस टेस्ट ट्यूब के अंदर तो नेगेटिव चार्ज वाली सेल इकट्ठी हो गई और इस टेस्ट ट्यूब में पॉजिटिव चार्ज वाली सेल्स इकट्ठी हो गई, क्योंकि इलेक्ट्रोड पर चार्ज अपोजिट है, सीधी सी बात है। और इसके अंदर यहाँ पर आप देख रहे हो कि सेल्स के अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर के सीधी अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आकर के इस टेस्ट ट्यूब में इकट्ठी हो गई। तो यहां पर ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है फ्लो साइटोमेट्री का। अब देखिए फ्लो साइटोमेट्री में एक इसका अपडेटेड एप्लीकेशन है जिसको अपन नाम देते हैं फैक्स, फ्लोरोसेंट एक्टिवेटेड सेल सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब आप बहुत बढ़िया से समझते हो, क्या करना, सेपरेट करना। क्या नाम है, फ्लोरोसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग। ये फ्लो साइटोमेट्री की एक अप्रोच है, ना कि कोई इंस्टूल है, फ्लो साइटोमेट्री की अप्रोच है। तो फ्लोरोसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया कि आपको सारी चीजें स्टडी करनी है। डीएनए है, कितने अमाउंट में डीएनए प्रेजेंट होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, कैसे उसको सेपरेट करना है। तो आप इन सेल को फ्लोरोसेंट टैग कर दो, और फ्लोरोसेंट टैग कर दिया तो जैसे कि मान लो आपने डीएनए को फ्लोरोसेंटली एक्टिव किया है, टैग किया है, तो जितना ज़्यादा डीएनए होगा उतनी ज़्यादा फ्लोरोसेंस आपको दिखाई देगी। तो फ्लोरोसेंस के अकॉर्डिंग क्या है, आपको बहुत बढ़िया से एफिशिएंटली चीज़ें सेपरेट होती चली जाएंगी। सीधी सी बात है, इस साइटोमेट्री में आप इन सेल्स को क्या कर रहे हो, फ्लोरोसेंट टैग कर रहे हो, फ्लोरोसेंट एक्टिव कर रहे हो, जिसकी वजह से आपको यहाँ डिटेक्टर पर फ्लोरोसेंस आती हुई दिखाई दे रही है। इसी को अपन नाम देते हैं फ्लोरोसेंस एक्टिवेटिंग सेल सॉर्टिंग। हालांकि इसकी डिटेल बहुत बड़ी है, लेकिन यहाँ पर आप सिंपल सा कि इसको कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर इस टर्मिनोलॉजी से इंट्रोड्यूस कराया है। तो ये तो बात थी कि फ्लो साइटोमेट्री काम कैसे करती है और कैसे अपन इसको पढ़ना है। नेक्स्ट अपन इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि फ्लो साइटोमेट्री कहाँ कहाँ काम आ सकती है। तो फ्लो साइटोमेट्री देखिए, सबसे पहली चीज तो है कि सेल को आप काउंट कर सकते हो। अब सेल को काउंट करने का क्या फायदा हुआ, सेल को काउंट करने का फायदा हुआ कि आप ये देख सकते हो कि सेल कौन सी स्टेज है जिसमें प्रेजेंट है। जैसे अपन बोलते हैं ना, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज, M फेज। सेल साइकिल की अलग अलग फेज होती हैं। तो आप इससे ये पता कर सकते हो कि कौन सी साइकिल सेल है वो G1 में है, कौन सी सेल S फेज में चल रही है, G2 फेज में चल रही है, M फेज में चल रही है। तो आज अपन बोलते हैं ना कि जो एवरेज टाइम है वो आपको दिखाई दे रहा है कि जैसे कि मान लो 24 घंटे का सेल डिवीजन का टाइम है, जिसमें आपको 1 घंटा लगभग किसमें लगता है, M फेज में। S फेज में 3 से 4 मान के चलो, 5, इससे ज़्यादा होता नहीं। फिर G2 और G1 को मिलता है, जिसमें सबसे ज़्यादा G1 फेज होती है और G2 फेज सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कि 24 घंटे में आपके सैंपल हैं, बहुत सारी सेल्स पड़ी हैं, और 24 घंटे में हम ये स्टडी की कि कहाँ कहाँ आपको सेल्स दिखाई दी। तो यहाँ पर देखा कि सबसे ज़्यादा G1 की तरफ, यानी सबसे ज़्यादा सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वो G1 है। सबसे कम सेल्स दिखाई दे रही हैं, इसका मतलब वो M फेज है। इंटरमीडिएट आपको दिखाई दे रही है, इसका मतलब S फेज है। इसके साथ साथ आप फ्लोरोसेंस को भी देख सकते हो कि S फेज में सबसे ज़्यादा डीएनए का रेप्लिकेशन होगा। डीएनए का कंटेंट डबल हो रहा है किसमें, S फेज में। इसका मतलब आपको फ्लोरोसेंस बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है, बढ़ती हुई दिख रही है। इसका मतलब वो सेल्स किस फेज में है, S फेज में। और मैक्सिमम फ्लोरोसेंस आपको दिखाई दी, इसका मतलब G2 में। ये चीज़ आपको विशेष ध्यान रखनी है, कंफ्यूज नहीं होना है कि फ्लोरोसेंस ज़्यादा कहाँ दिखाई देगी, तो मैक्सिमम G2 में दिखेगी। क्यों? क्योंकि S फेज में अपन इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि डीएनए डबल हो गया। हो सकता है कि 50% रेप्लिकेशन हुआ हो सकता है 70% रेप्लिकेशन हुआ हो। इसका मतलब फ्लोरोसेंस है वो बढ़ तो रही है,
लेकिन मैक्सिमम बढ़ रही है इस बात की गारंटी अपन G2 में दे सकते हैं। G2 में अपन क्या बोल सकते हैं कि 100% डीएनए का क्या हो चुका है, रेप्लिकेशन हो चुका है। और डीएनए का रेप्लिकेशन हो चुका है, इसका मतलब मैक्सिमम फ्लोरोसेंस आपको कहां दिखाई देगी, G2 फेज में। तो इस प्रकार से आप सेल साइकिल की स्टडी फ्लो साइटोमेट्री से बड़ी आसानी से कर सकते हो। आप जैसे कि मान लो सेल काउंट कर सकते हो, तो आपने सी इलेगान, आपने एक सिलेंट्रेट का एनिमल पढ़ा है, सी इलेगान्स, ध्यान रखना, सी अर्चिन नहीं बोल रहा, सी इलेगान बोल रहा हूं। उसके अंदर बोलते हो कि 959 के आसपास सेल्स प्रेजेंट हैं। ये बात आपको कहां से पता चली, कहां से पता चली, फ्लो साइटोमेट्री से पता चली। हम बोलते हैं स्पंज में इतने नंबर में सेल हैं, हम बोलते हैं इतनी संख्या में सेल हैं, तो ये चीज हमको कहां से पता चल रही है, फ्लो साइटोमेट्री से। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टडी है वो अपोप्टोसिस में की जाती है। अपोप्टोसिस में, अपोप्टोसिस में कौन सी सेल्स अपोप्टोसिस है, कौन सी सेल नॉर्मल सेल है, कौन सी सेल नेक्रोसिस है, नेक्रोटिक सेल्स कौन सी है। क्योंकि अपोप्टोसिस जब होता है तो डीएनए का फ्रेगमेंटेशन हो जाता है, डीएनए टूटना शुरू हो जाता है अंदर से, फ्लोरोसेंस बढ़ जाती है, और फ्लोरोसेंस बढ़ जाती है तो आप फैक्ट से पता कर सकते हो। या फिर मान लो सेल्स की नंबर कम होने लग जाती है तो वो भी आप फ्लो साइटोमेट्री से पता कर सकते हो। तो अपोप्टोसिस में फ्लो साइटोमेट्री का काफी ज्यादा रोल होता है। सेल की स्टडी करनी है आपको, सेल की स्टडी करने का मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लो आपको ये पता करनी है कि न्यूट्रोफिल्स की साइज कैसी है, बेसोफिल्स की साइज है, मैक्रोफेजेस सेल्स हैं। हम बोलते हैं ना कि जैसे मान लो न्यूट्रोफिल साइज में सबसे छोटी होंगी, और न्यूट्रोफिल साइज में सबसे छोटी होंगी, इसका मतलब वहां पर फॉरवर्ड स्कैटरिंग आपको बिल्कुल भी कम देखने को मिलेगी। तो कौन सी सेल कितनी साइज की है, कौन सी सेल बड़ी, कौन सी सेल छोटी, आज हम ये बोलते हैं ना कि जैसे कि मान लो हमारी इम्यूनोलॉजी के अंदर सबसे छोटी सेल्स हैं वो न्यूट्रोफिल्स हैं, छोटी सेल्स हैं, और सबसे ज्यादा संख्या में प्रेजेंट हैं। यानी कि हमको ये समझ में आ रहा है कि साइज, आप ये बोल रहे हैं कि मैक्रोफेज हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इयोसिनोफिल्स हैं, उनमें न्यूक्लियस डीजनरेट, यानी न्यूक्लियस जो है वो लगभग है वो डीजनरेट हो जाता है। क्यों, हमको कहां से पता चल रहा है, हमको यहीं से पता चल रहा है कि वहां पर आपको फ्लोरोसेंस कम आती हुई दिखाई देगी। तो इस प्रकार से आप उसकी सेल्स की स्टडी कर रहे हो आकार के, साइज के बेसिस पर कि किस प्रकार की उनकी साइज है। तो इस प्रकार से आप फ्लो साइटोमेट्री से कई चीजें स्टडी कर सकते हो। सबसे ज्यादा जो इससे क्वेश्चन आता है वो सेल साइकिल से रिलेटेड आता है, जिसमें यह पूछा जाता है कि एक ग्राफ दिया हुआ है और ग्राफ देकर के पूछा जाएगा कि कौन सी सेल G1 में है, कौन सी S में, कौन सी G2, कौन सी M फेज में। तो इसका मतलब आप फ्लो साइटोमेट्री पढ़ रहे हो तो ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है। तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। तो ग्राफ में अपन देखते हैं कि एक इस प्रकार का ग्राफ बनाया, इसके एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, दो एक्सिस होते हैं। इधर अपन ले लेते हैं साइड स्कैटरिंग, और इधर अपन ले लेते हैं फॉरवर्ड स्कैटरिंग। ये चीज है फॉरवर्ड स्कैटरिंग है, इसका मतलब इधर कोई चीज है वो आपको साइज के बारे में जानकारी देगा, और इधर अगर कोई चीज बढ़ रही है इसका मतलब वो आपको डेंसिटी के बारे में जानकारी देगा। ये दो चीजें। फिर इसमें देखो क्या होता है, ये नेट में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आपको इस प्रकार के डॉट्स दिखते हैं, यहां पर बहुत सारी सेल्स हैं, फिर आगे आपको दिखता है यहां पर भी बहुत सारी सेल्स हैं, फिर आगे आपको यहां दिखता है यहां पर भी बहुत सारी सेल्स का ग्रुप है, इस प्रकार। तो यहां पर आपने कहा इसको ए ग्रुप नाम दे दिया, इसको बी ग्रुप नाम दे दिया, इसको सी, या आप इसको ये भी दे सकते हो, ये न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, मैक्रोफेज, अलग अलग इसको अपन नाम दे सकते हैं। तो यहां पर अपन क्या देख पा रहे हैं कि इधर कोई सेल्स का इकट्ठी हुई, यहां पर कोई सेल्स इकट्ठी हुई, इसका मतलब साइड स्कैटरिंग भी यहां पर मिनिमम हुई और फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी यहां पर मिनिमम हुई, और साइड स्कैटरिंग और फॉरवर्ड स्कैटरिंग मिनिमम हुई, इसका मतलब ये इसकी डेंसिटी भी बहुत कम है, क्योंकि डेंसिटी तो जब बढ़ेगी जब आप ऊपर जाओगे, तो डेंसिटी भी बहुत कम है। इधर इसकी साइज भी बहुत कम है, यानी सबसे छोटी सेल है और छोटी सेल के साथ साथ इसकी डेंसिटी भी कम है। यहां पर आप देखोगे कि इधर फॉरवर्ड स्कैटरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब इधर आ गया, इधर साइड स्कैटरिंग बढ़ रही है, इसका मतलब ये ग्राफ यहां पर आपको मिला, ये ग्रुप आपको यहां पर मिला, और ये ग्रुप आपको यहां पर मिला, इसका मतलब यहां क्या है कि इसकी डेंसिटी भी बहुत ज्यादा है, तभी तो साइड स्कैटरिंग ज्यादा हो रही है। और डेंसिटी बहुत ज्यादा होने के साथ साथ में यहां पर आप देख रहे हो क्या कि इसकी साइज भी बहुत बड़ी है, क्योंकि फॉरवर्ड स्कैटरिंग यहां पर हो रही है। अगर मान लो आपको एक सेल्स का ग्रुप यहां देखने को मिले, यहां आपको एक सेल्स का ग्रुप देखने को मिला, तो आपने क्या कहा कि फॉरवर्ड स्कैटरिंग उसकी कम हो रही है इधर,
लेकिन इस तरफ देखोगे तो साइड स्कैटरिंग इसकी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब ये सेल क्या है, इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, इसकी डेंसिटी ज़्यादा है, लेकिन ये साइज में बहुत छोटी सेल है। या फिर मान लो आपको एक ग्रुप यहां देखने को मिल जाए, एक सेल्स का ग्रुप यहां देखने को मिल जाए, यहां देखने को मिले, तो इसका मतलब क्या है कि साइड स्कैटरिंग इसकी बहुत कम हुई है। और साइड स्कैटरिंग बहुत कम हुई है, इसका मतलब पहला कॉन्सेप्ट है कि डेंसिटी इसकी क्या है, कम। लेकिन इसकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा हो गई, इसका मतलब उसकी साइज क्या है, ज़्यादा, साइज ज़्यादा। लेकिन यहाँ इस सेल्स के ग्रुप की जब आप बात कर रहे हो, यहाँ इसकी साइड स्कैटरिंग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज़्यादा, क्योंकि साइड स्कैटरिंग ज़्यादा हो रही है, इसकी फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी ज़्यादा है। इसका मतलब ये साइज में भी बड़ी सेल है, ये साइज में बड़ी सेल है। यहाँ पर दोनों ही चीज़ें कम हो रही है, इसका मतलब इसकी डेंसिटी भी कम है और इसकी साइज भी कम है, क्योंकि साइड स्कैटरिंग भी कम हो रही है और फॉरवर्ड स्कैटरिंग भी कम हो रही है। इस प्रकार का ग्राफ डायरेक्टली पूछा जाता है। या फिर दूसरी सिचुएशन क्या है कि पैरामीटर अपन चेंज कर लेते हैं। इधर तो सेल के नंबर देख लेते हैं, सेल नंबर कितना है, और इधर अपन चेक करते हैं फ्लोरोसेंस कितनी है। तो यहां पर आपको एक ग्राफ मिला इस प्रकार का। इस प्रकार का आपको ग्राफ मिला। आपको इस बात से ये पूछ ले कि यहां पर आप ये बताओ कि कौन सी फेज में सेल साइकिल है, और ग्राफ की पीक मैं आपको दे रहा हूं, ये ए और ये बी। ध्यान रखना, ग्राफ पढ़ना बहुत जरूरी है, ग्राफ को समझना बहुत जरूरी है। इधर ये बोल रहा है कि अगर ऊपर की तरफ कोई पीक जा रही है, इसका मतलब ये क्या है कि नंबर ज्यादा होनी चाहिए सेल की। और इधर ये बोल रहा है कि अगर इधर की तरफ आप बढ़ोगे तो इसका मतलब हो गया फ्लोरोसेंस बढ़ रही है। इधर दोनों ही पैरामीटर कम है। तो यहां पर आप देख रहे हो कि ए, जैसे कि पूछ ले कि बताओ इसमें G1 तो कौन सी है और G2 कौन सी है, ये बताओ। तो हमने बात की कि G1 फेज सबसे ज्यादा टाइम लेती है, और सबसे ज्यादा टाइम लेती है, इसका मतलब मैक्सिमम सेल आपको G1 में मिलेगी। तो ए पी क्या बोल रही है कि इसकी फ्लोरोसेंस कम है, फ्लोरोसेंस बी के कंपैरिजन में कम है, लेकिन सेल की नंबर बहुत ज्यादा है। इसका मतलब डेफिनेटली ए किसको बता रहा है, ये G1 के बारे में बता रहा है। यहां पर आप देख रहे हो कि सेल की नंबर कम है, क्योंकि G1 के कंपैरिजन में कम टाइम किसमें लगता है, G2 में लगता है। तो सेल की नंबर तो कम है, लेकिन फ्लोरोसेंस इससे डबल है। फ्लोरोसेंस डबल है, इसका मतलब डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया, तो डीएनए की अमाउंट क्या हो गई, डबल, और डीएनए की अमाउंट डबल हो गई। इसका मतलब ये क्या है, G2 स्टेज है। ये सेल्स की कौन सी है, G2 स्टेज है। तो इस प्रकार से हम फ्लो साइटोमेट्री से बहुत सारी चीज़ों की जानकारी लेते हैं। जैसे कि मैं आपको पर्टिकुलर ग्राफ, हर एक चीज़ का ग्राफ नहीं समझा सकता। जैसे यहाँ पर अपोप्टोसिस का ग्राफ भी होता है, हर चीज़ का ग्राफ है। तो मैंने आपको 2 एग्जाम्पल लेके बताएं कि किस प्रकार से आप फ्लो साइटोमेट्री आपको जानकारी देती है, किस प्रकार से आपको फ्लो साइटोमेट्री ग्राफ देती है। तो ये चीज़ थी फ्लो साइटोमेट्री के बारे में। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा सा ये ट्रिकी कॉन्सेप्ट है, तो आप फिर से इसको रिपीट करके वीडियो को देख सकते हैं, फिर से इसको समझ सकते हैं। फिर भी अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप इसमें कॉन्सेप्ट समझना कि एक फ्लो साइटोमेट्री पहली चीज चलती कैसे है, काम कैसे करती है, फिर ये आप इसका एप्लीकेशन क्या है, आप काउंट कर सकते हो, साइज देख सकते हो, डेंसिटी देख सकते हो, और इसके क्या क्या यूजेज हैं, आप क्या क्या काम में फ्लो साइटोमेट्री को ले सकते हो। क्योंकि टूल एंड टेक्निक पढ़ने का मतलब ये है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हो और इसको काम में कैसे लोगे, क्योंकि सारा मशीनरी का काम इसमें होता है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।